वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डार्क हॉर्स ऑफ लार्ज कैप्स, जिसका नाम है भारती एयरटेल। डार्क हॉर्स वो होते हैं जो कि मतलब आप कह सकते हो साइलेंट टाइगर्स टाइप, या फिर ऐसे जो मतलब हिडन स्टॉक्स जिनको अपन बोलते हैं ना, जो परफॉर्म नहीं कर रहे बट परफॉर्म कर सकते हैं, सो उन्हें डार्क हॉर्स कहा जाता है। इस वीडियो में हम करेंगे भारती एयरटेल के क्वार्टर रिजल्ट्स का एनालिसिस, और यहाँ पे जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, पीयर कंपैरिजंस करेंगे, और यहाँ पे अपन समझेंगे दूसरी चीज़ें यहाँ पे क्या क्या होने वाली है, एजीआर वगैरह के जो डेवलपमेंट्स आए हैं और बाकी सारी चीज़ों पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्यों भारती एयरटेल का शेयर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे भाग रहा है, और रिजल्ट्स कैसे रहे एक्सपेक्टेशन से, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे एक अपडेट दे दिया जाए। भारती एयरटेल लगातार यहाँ पे तरह तरह की टेलीकॉम अपने और इंटरप्राइजेस बिजनेस के अंदर यहाँ पे पार्टनरशिप करती रहती है। एयरटेल ब्लैक लॉन्च किया इन लोग ने, ये फर्स्ट ऑल इन वन होम सोल्यूशंस है, जिसके अंदर बेसिकली जो आपका होम एआई वगैरह, होम का पूरा सिस्टम वगैरह है, जो कि स्मार्ट होम्स वगैरह होते हैं ना, वो उस तरह का है। फिर यहाँ पे 5G के लिए इंटेल और टाटा के साथ पार्टनरशिप करी है, और एयरटेल बिजनेस और सिस्को यहाँ पे लॉन्च करते हैं SDWN, जो कि यहाँ पे कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस है, जो कि एंटरप्राइजेस के लिए, एंटरप्राइजेस यानी मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को तरह तरह के कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस लगते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे डिस्क्लोजर्स है जो कंपनी ने दिए हैं की इवेंट्स पे। अगर आप मुझसे पूछते हैं यहाँ पे सीधा क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले, तो क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे रहे मैं आपको बता दूं। रेवेन्यू के फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, एक्सपेक्टेशंस को भी बीट किया है, क्यू ऑन क्यू YOY बेसिस पे रेवेन्यू अच्छा है। वहीं पे अगर आप बात करोगे मेरे से प्रॉफिट के टर्म्स में, तो प्रॉफिट के टर्म्स में कंपनी का दूसरा क्वार्टर है जब कंपनी ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे पुट ऑन किया है, बट यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्टेशन से खराब है। तो वो एक चीज़ है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर अपन बात करें रेवेन्यू की यहाँ पे ओवरऑल, तो ये जो कंपनी का रेवेन्यू है अभी यहाँ पे 2,68,000 मिलियन हो चुका है, जो कि पिछली बार और यहाँ पे पिछले क्वार्टर से यहाँ पे ज़्यादा है। वहीं पे अगर आप बात करते हो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो कि ये है, ये कंपनी का लगातार तीसरा क्वार्टर है जो कि प्रॉफिटेबल में है। पिछले साल यहाँ पे कंपनी ने को बहुत ज़्यादा लॉस था, और अभी यहाँ पे जो कंपनी अपना प्रॉफिट पोस्ट किया वो 2,800 मिलियन रुपीज़ का किया है। एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर यहाँ पे रिजल्ट अगर आप देखते हो तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नेट प्रॉफिट के टर्म्स में खराब आए। बाकी अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये रिजल्ट कैसे, तो ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट स्टेबल है। शेयर प्राइस पे ज़्यादा इंपैक्ट मैं यहाँ पे रिजल्ट के कारण नहीं देख रहा हूँ। तो ये कुछ की सिचुएशन है। बाकी कंपनी का EBITDA मार्जिन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे EBITDA वगैरह जो रहे हैं वो यहाँ पे पिछली बार और पिछले क्वार्टर से यहाँ पे ज़्यादा रहे हैं। उसके बाद कंपनी लगातार कैपेक्स वगैरह कर रही है, बट हाल ही में कुछ टाइम से कैपेक्स नहीं कर रही थी। अगर आप देखोगे अगर अपन देखें तो यहाँ पे जून 20 में कोई खास कैपेक्स वगैरह कंपनी ने प्लान नहीं किए थे, बट अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी लगातार एक कैपेक्स मोड पर चल रही है। वहीं पर फ्री कैश फ्लोज की अगर बात करें तो भारतीय एयरटेल लगातार यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो कि कैश फ्लो काफ़ी अच्छा जनरेट कर पा रही है, और ये एक कारण है जहाँ पे कंपनी ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रख पा रही है एज कम्पेयर टू वोडाफोन आइडिया। और वोडाफोन आइडिया यहाँ पे अगर फेल होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे वोडाफोन आइडिया में कुमार मंगलम बिरला ने गवर्नमेंट को ऑफर किया है अपना स्टेक, तो अगर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी होगा भारतीय एयरटेल, और इसलिए यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा बहुत अप मूवमेंट दिख रहा है। वहीं पे कंपनी के नेट डेप्ट के फिगर्स पे लगातार एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, और वहीं पे शेयर होल्डर्स इक्विटी भी यहाँ पे बढ़ा है। तो ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट्स काफ़ी ठीक है। उसके बाद EBITDA मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने लगातार यहाँ पे अपने EBITDA मार्जिन को यहाँ पे बढ़ाया है। अभी 49% का EBITDA मार्जिन है, और वहीं पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ है, बट मैं यहाँ पे मानता हूँ EBITDA मार्जिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और की टर्म है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप बाकी तरह तरह के रेशोज देख सकते हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो वगैरह वगैरह। अभी इन सभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी जो है अपना, उसके अंदर भी एक यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे स्टेबलाइजेशन है, मतलब ज़्यादा कुछ उसमें बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर आप देखोगे EV to EBITDA रेशो कंपनी का अभी अगर आप देखोगे 8 का है, और पी रेशो यहाँ पे 253 का है। 253 का पी इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी लगातार यहाँ पे लॉस में थी और अभी एकदम से प्रॉफिट में आई है, तो वो EPS और वो अगर आप प्राइस से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब डिवाइड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। सो दिस विल बी द की इंपैक्ट। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे वैल्यूएशंस के टर्म में तो मेरे को भारतीय एयरटेल बहुत ही अच्छा लगता है। सो यहाँ पे वैल्यूएशन के जो इंडिकेटर्स हैं वो भी यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे खासे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं भारतीय एयरटेल काम क्या करता है। देखो, रिजल्ट्स वगैरह डिस्कस हो चुके हैं। भारतीय एयरटेल करता क्या है, देखो सबसे पहले तो B2C सर्विसेज, जो कि इंडिया में आपको यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये होम सर्विसेज देता है और D2H की सर्विसेज देता है। होम सर्विसेज के अंदर यहाँ पे क्या होता है, फिक्स टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज वगैरह आती है। D2H के अंदर आपको पता है क्या क्या होता है, B2B बिजनेस के अंदर यहाँ पे ये तरह तरह की जो कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट्स, बिग कॉर्पोरेट हाउसेज को यहाँ पे इंटरनेट और यहाँ पे टेलीकॉम और अदर यहाँ पे डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफर करता है। उसके बाद
बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साउथ एशिया में और अफ्रीका और यहाँ पे अदर कुछ कंट्रीज में इनका काम है। और अफ्रीका का जो यहाँ पे बिजनेस है ना सबसे ज़्यादा चल रहा है। अफ्रीका के बिजनेस ने इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंडियन बिजनेस ने हर बार से थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव परफॉर्म किया है। और इंडियन बिजनेस यहाँ पे अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखते हो तो यहाँ पे नुकसान में है। बाकी अगर आप देखोगे कंपनी के यहाँ पे तरह तरह के सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के भी सॉल्यूशंस है, तो वो कंपनी उसमें काम करती रहती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब रेवेन्यू वगैरह की ग्रोथ कंपनी ने वापस रिवाइज करी है। अच्छा, रेवेन्यू यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि आईयूसी चार्जेस अब बढ़ गए। तो यहाँ पे आईयूसी के कारण अगर आप देखोगे विद आईयूसी अगर आप इसको देखते हो तो 15% की ग्रोथ है। बट अब कंपनी ने यहाँ पे आईयूसी चार्ज यहाँ पे TRAI नहीं हटा दिया है, तो उसके बगैर देखते हो अगर आईयूसी चार्जेस हटा दे अपन पिछले क्वार्टर में से, तो यहाँ पे कंपनी के जो यहाँ पे रेवेन्यू की ग्रोथ है ना वो 21% की। तो उस तरह की चीज़ें हो रही है। बाकी यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ओवरऑल यहाँ पे ये रिजल्ट ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो यहाँ पे बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया यहाँ पे डेप्थ वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा इंपैक्ट आ रहा है अभी। अगर अपन देखेंगे मार्च 21 से यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जून 21 में भी तो यहाँ पे बैलेंस शीट पे इंपैक्ट आया है ओवरऑल यहाँ पे डेप्थ के टर्म्स में। उसके बाद अगर आप देखते हो तो ये अफ्रीका इंडिया का ओवरऑल बिजनेस है। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि देखो जून 2020 में यहाँ पे कंपनी का लॉस इंडिया बिजनेस के अंदर यहाँ पे 1277 मिलियन का था, बट अभी ये लॉस बढ़ गया है। वहीं पे अफ्रीका का जो बिजनेस है उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल यहाँ पे अभी भी कंपनी को यहाँ पे जो सपोर्ट मिल रहा है वो अफ्रीका की कंट्रीज से मिल रहा है। बट यहाँ पे अपन एक चीज़ देख सकते हैं कि कंपनी लगातार यहाँ पे काम कर ही रही है। तो एक इंडिया का बिजनेस यहाँ पे आपको की एक है ना पैरामीटर होगा जो आपको हमेशा देखना रहेगा। अगर इंडियन बिजनेस जिस दिन यहाँ पे प्रॉफिटेबल पुट ऑन करता है, जो कि मैनेजमेंट लगातार काम कर रहा है, अभी अगर आप देखोगे उन्होंने अपना मिनिमम रिचार्ज भी 49 से 79 कर दिया है, तो ये सारी चीज़ों को अगर धीरे धीरे यहाँ पे ARPU वगैरह बढ़ता है तो वो सब चीज़ों के कारण यहाँ पे इंडियन बिजनेस जब प्रॉफिटेबल आएगा तो आप इसको 700 750 पार तक देख सकते हो। फिर अगर आप देखोगे ये कंपनी ने रीजन वाइज वापस चीज़ें बताई है। अब मैं क्विक हाईलाइट लेता हूँ B2C सर्विसेज और बाकी सारी कंपनी के सेगमेंट्स का। तो अगर आप देखोगे रेवेन्यू वाला जो अपना B2C मोबाइल सर्विसेज है वो उसमें 11% की ग्रोथ है और 22% की विदाउट आईयूसी ग्रोथ है। वहीं पे होम सर्विसेज वाले के अंदर अभी भी ये सेगमेंट थोड़ा यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रहा है। डिजिटल सर्विसेज बिल्कुल नया नया चालू हुआ है तो इसमें 8-9% की ग्रोथ है। बट आने वाले टाइम में ये की होगा जो आपको देखना रहेगा, जिसके अंदर अगर अपन देखेंगे एयरटेल का जो B2B बिजनेस है यहाँ पे अगर अपन देखें तो उसके अंदर भी यहाँ पे ठीक ठाक बिजनेस हो रहा है, सिंगल डिजिट ग्रोथ है। वहीं पे जो साउथ एशिया का बिजनेस है वो भी अब यहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है। अफ्रीका के बिजनेस में मैंने आपको बताया था ये सबसे ज़्यादा इनका हाई अर्निंग बिजनेस है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सो अब यहाँ पे ओवरऑल ये सारी चीज़ें हो गई है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहेंगे ARPU इस बार 146 रुपीज़ का रहा है, पिछली बार 145 का था। ओवरऑल यहाँ पे ARPU काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगर अपन ARPU को रिकास्टेड फॉर आईयूसी देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ARPU के अंदर जंप है। तो ARPU के अंदर अगर आप मुझसे कंपेयर अपन देखें जैसे अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ARPU अभी यहाँ पे कम हो गया था, बट भारतीय एयरटेल ने अपना ARPU मेंटेन किया। कस्टमर बेस यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो गया है कि लास्ट टाइम यहाँ पे जो लास्ट मंथ का डेटा आया था ना कस्टमर का, वो यहाँ पे उसमें कस्टमर लूज किए। तो भारतीय एयरटेल के लिए वो एक नेगेटिव खबर है, मतलब 3-4 महीने से भारतीय एयरटेल कस्टमर ऐड कर रहा था, बट यहाँ पे अभी लास्ट टाइम उन लोग ने लूज किया। वहीं पे इसलिए यहाँ पे अगर अपन देखेंगे मार्च 21 से अगर आप देखोगे जून 21 में ओवरऑल यहाँ पे कस्टमर कम हो गए हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो प्रीपेड और उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी वॉइस और डेटा का यूजेज है जो कि यहाँ पे सिंगल डिजिट के अंदर यहाँ पे ग्रोथ है। एज ऑफ नाउ अभी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ अभी तो दिखेगी नहीं, बिकॉज अभी सभी लोग वर्क फ्रॉम होम है। तो YoY भी आप कंपेयर कर लो, Q-on-Q भी कंपेयर कर लो, तो डेटा के अंदर तो अब वो ग्रोथ आ चुकी, तो अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर आप देखते हैं यहाँ पे होम सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, बाकी सभी पे कंपनी ने बताया है। अच्छा, अगर अपन बात करें इनके जो 4G स्पेक्ट्रम वगैरह हैं तो यहाँ पे कंपनी ने लगातार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और अच्छे खासे यहाँ पे इन लोग ने 4G नेटवर्क भी यहाँ पे अगर आप देखोगे 4G के स्पेक्ट्रम भी इन्होंने अच्छे खासे खरीदे थे। तो यहाँ पे इनके पास सफिशिएंट यहाँ पे नेटवर्क है और इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इनकी वॉइस और डेटा क्वालिटी सभी से अच्छी है। अच्छा, उसके बाद कुछ की डेवलपमेंट्स अगर अपन देखें तो यहाँ पे अभी एक की सबसे बड़ा की डेवलपमेंट ये हो गया है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने AGR रिकैलकुलेशन के लिए यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। बट यहाँ पे अभी भी वापस रिव्यू पेटिशन वोडाफोन ने फाइल करी है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट नाउ कि अब कुछ होगा। तो यहाँ पे ये AGR तो इनको पे करना पड़ेगा। भारतीय एयरटेल जो लगभग 42-45 हज़ार करोड़ का इनका AGR का बैलेंस है, ये 27 हज़ार करोड़ यहाँ पे कर चुके हैं और 20 हज़ार करोड़ लगभग इनके कुछ बाकी है, मतलब इनके हिसाब से होते हैं। तो भारतीय एयरटेल देखिए AGR तो पे कर देगा और यहाँ पे जो टाइमलाइन वगैरह मिली है तो उसके
अकॉर्डिंगली भारतीय एयरटेल को AGR के पेमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद कंपनी डिजिटल इनोवेशंस और बाकी सब में लगातार काम कर रही है। लगभग लास्ट भी कंपनी ने अपने एयरटेल जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है वो सब खोला था, एक्सट्रीम वगैरह अगर अपन देखेंगे। और यहीं पे अभी अगर आप देखोगे तो इनका जो पेमेंट बैंक्स है उसने भी काफ़ी धीरे धीरे अच्छा परफॉर्मेंस देखना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे ये सब की डेवलपमेंट्स है। बाकी अफ्रीका का बिजनेस तो मेरे को कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनका जो ARPU वगैरह भी है वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखते हो तो। बाकी इनके बांग्लादेश और यहाँ पे घाना में भी इनका बिजनेस है। फिर इनका इंडस टावर के अंदर अभी अगर आप देखोगे तो 41% स्टेक है। और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे वो टावर बिजनेस में जो कि यहाँ पे इनको टावर रेंट करके देती है, तो उसकी यहाँ पे परफॉर्मेंस की हाईलाइट्स दी हैं। तो जो कि इंडस टावर में क्या प्रॉब्लम है, देखो इंडस टावर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसका एक और सबसे बड़ा कस्टमर है वो है वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया अगर फेल हो गया ना तो इंडस टावर के यहाँ पे क्या बोलते हैं ओवरऑल वैल्यूएशंस बहुत कम हो जाएंगे। तो अभी वो सब चीज़ें चल रही है। उसके बाद बाकी मैंने हाइलाइट्स वगैरह लगभग बता दिए और अपन कंसोलिडेटेड भी देख चुके हैं। एक्सेप्शनल आइटम्स क्या है, यहाँ पे कंपनी ने कुछ यहाँ पे 305 मिलियन का एक्सेप्शनल गेन वगैरह किया है, जो कि यहाँ पे कुछ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे असेट्स है जो इन कंपनी ने बेची थी, तो वो सब चीज़ें हो रही है। अच्छा, एक और यहाँ पे बात है कि यहाँ पे डेप्ट क्यों बढ़ गया। डेप्ट इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि कंपनी ने जो अभी स्पेक्ट्रम खरीदा था तो उसकी अकाउंटिंग जून 21 में की गई है, मार्च 21 में नहीं की गई, क्योंकि मार्च 21 में तक यहाँ पे उनको स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं हुए थे। अभी उनको स्पेक्ट्रम अलॉट हुए तो स्पेक्ट्रम की डेप्ट यहाँ पे ओवरऑल बढ़ गई है। बाकी आप देख लो कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है एकदम स्टेबल है। तो अब टेक्निकली यहाँ पे चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है 585 का, वो अभी वापस क्रॉस करता है पर वापस उससे नीचे आ जाता है। अभी अगर आप देखोगे आज भी 585 लगभग गया था और यहाँ पे 580 पे बंद हुआ है। वो रिजल्ट के कारण थोड़ी बहुत रैली थी, बट रिजल्ट यहाँ पे स्टेबल है, तो आई डोंट सी एनी मेजर इंपैक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 585 के बाद 609 और 666, तो दो यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस है। और वहीं पे अगर आप सपोर्ट की बात करो तो 530 है। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। बाकी अगर आप देखोगे सारे तरह के मूविंग एवरेजेस अभी यहाँ पे अच्छे शो कर रहे हैं, बिकॉज अभी लास्ट ही कुछ एक महीने में कंपनी के यहाँ पे जो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। अब यहाँ पे चार्ट में अगर आप देखोगे ना तो ये एक जो चार्ट बन रहा है ना, जो 2000 अगर आप देखोगे 8-9, मतलब अगर आप देखोगे 10 ईयर ब्रेकआउट वगैरह जो लोग बाग बोलते हैं, देखिए मैं ज़्यादा टेक्निकल्स में बिलीव नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे आप यहाँ हॉरिजॉन्टल ये एक है ना फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे ये की लेवल है और इस की लेवल पे अपन ऑलरेडी 2-3 बार जाके आ चुके हैं। अगर अपन देखेंगे एक साल में भी अपन इस की लेवल पे 2-3 बार गए हैं, बट यहाँ पे हर बार यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे वीक रही है, ठीक है। इससे पहले अपन ने यहाँ पे जनवरी के महीने में गए थे, उसके बाद भी नीचे आया था। तो अब ये की रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा और ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। बट अगर यहाँ पे 609 को यहाँ पे क्रॉस किया तो यहाँ पे एक फर्दर अप मूवमेंट की यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। अगर कोई मुझसे पूछता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट क्या है, जो कि मेरा हमेशा से टारगेट रहा है, 750 रुपये का टारगेट है। एंड आई सी दिस स्टॉक टू बी परफॉर्मिंग रियली, मतलब यहाँ इस करंट भाव से आपको यहाँ पे रियली ये मल्टी बैगर देखने को मिल सकता है आने के 2-3 साल में, ठीक है। डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पे 530 रुपये यहाँ पे सीधा सपोर्ट जोन है, उससे नीचे जा नहीं रहा है। और ऊपर में भी अगर आप देखोगे 500-600, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। और अभी मैं ये बोलूंगा आप स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ी अगर प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे कहीं अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो भारतीय एयरटेल एक आपको अच्छी खासी हेजिंग दे देगा। क्योंकि अगर बाजार गिरता भी है तो आपका यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे है ना लॉस नहीं होगा इतना ज़्यादा। तो लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पे 750 रहेगा। और वहीं पे जो शॉर्ट टर्म के लिए अभी टारगेट क्या रहेगा, देखो एज ऑफ नाउ तो जिन लोग ने रिजल्ट्स के कारण लिया था उनको एक बार बुक कर लेना चाहिए 590। अगर आप देख लो थोड़ा बहुत कल को अगर अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए वी नेवर नो हाउ मार्केट विल गोइंग टू इम्पैक्ट, क्या कैसे रिएक्ट करेगा ये किसी को भी नहीं पता होता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां अच्छे रिजल्ट पोस्ट करती है बट यहाँ पे उनका स्टॉक टूट जाता है। लॉरस लैब्स इज अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए अगर अपन देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट क्या रहेंगे, 590 पहला यहाँ पे एग्जिट रहेगा जिन लोग को करना है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एग्जिट रहेगा अपना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वालों के लिए, वो रहेगा यहाँ पे 610 का, 610-609 वाला जो अपना लेवल्स है, जो यहाँ पे की रेजिस्टेंस है, वहाँ पे एक अपन एग्जिट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन वो क्रॉस हुआ तो यहाँ पे एक फर्दर अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें और देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के कुछ चेंजेस देखें तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे अपना स्टेक स्टेबल रखा है। इन्हें थोड़े टाइम पहले अपना स्टेक वगैरह बेचा था दिसंबर 20 से मार्च 21 के बीच में, और उससे पहले भी थोड़ा बहुत अपना स्टेक बेचा था। बट अभी हाल फिलहाल 2 क्वार्टर से तो बिल्कुल स्टेक स्टेबल है। एफआईआईज ने स्टेक थोड़ा कम किया है, डीआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है, पब्लिक का स्टेक यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स है। बाकी आप इसको किस पीयर से कंपेयर करोगे मुझे नहीं समझ रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया तो देखिए अब लगभग उनने कंपनी ने भी हाथ उठा दिए, तो वोडाफोन का ही यहाँ पे की बेनिफिशियरी है। और अगर अपन देखेंगे AGR का नेगेटिव जजमेंट होने के बाद भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। ये बिकॉज ये है कि वोडाफोन अगर फेल होता है तो यहाँ पे भारतीय को गेन हो गया। सो दोनों बातें हैं।
तो ये सारी चीज़ें होंगी। और ये स्टॉक लिटरली मैं बोल रहा हूँ आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगा। ये 1-2 क्वार्टर के लिए अगर अपन किसी स्टॉक को जज करते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में, अगर आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और 1-1, 2-2 क्वार्टर को यहाँ पे आप इग्नोर करके आप अच्छे खासे यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होके ही रहेगी। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस भारती एयरटेल पे। मैंने इसको इस बार शॉर्ट रखा है, पिछली बार काफ़ी बड़ा रखा था, बहुत सारे बिजनेस के अदर एस्पेक्ट भी बताए थे, बट जनरली अभी बिजनेस में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है और ऑलरेडी लोगों को पता है, तो बिजनेस में ज़्यादा मैंने इस बारे में कुछ बोला नहीं है। अच्छा, आपको इस स्टॉक से रिलेटेड आगे फर्दर अपडेट्स की 600 चला जाए तो क्या करना चाहिए, 590 595 चला जाए तो क्या करना चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो भी वीडियोस हम लोग पोस्ट करते हैं उनके सारे टारगेट्स के अपडेट और रिवाइज टारगेट, स्टॉप लॉस वगैरह सब हम वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। बाकी हम लोग बाकी सारी चीज़ें ट्विटर वगैरह पे भी पोस्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।